इंडिया 9 बजे की शुरुआत मोहसिन शेख से। 24 साल का एक इंजीनियर, अपने घर का अकेला कमाने वाला। पुणे में इस नौजवान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। परिवार सदमे में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके बेटे ने ऐसा क्या किया था जिसकी उसे सजा मिली। पुलिस ने इस मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले पुलिस संगठनों ने कहा कि ये हिंदू सेना से जुड़े कुछ लोगों का काम है, लेकिन बाद में वही पुलिस कहती नजर आ रही है कि संगठन कौन सा है फिलहाल उन्हें नहीं पता। कहा जा रहा है कि फेसबुक पर डाली गई कुछ तस्वीरों को लेकर भीड़ गुस्से में थी। अब सच जो भी हो, आजाद भारत के एक ऐसे शहर में जिसे विकसित और सभ्य माना जाता है, सरे राह एक इंसान को पीट पीट कर मार डालना एक चुभता सवाल खड़ा करता है। सवाल यह कि क्या हम आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते? क्या हम वाकई में सहिष्णु हैं या फिर यह सिर्फ एक ढकोसला मात्र है? मुझे बेसहारा कर दिया। मेरे आमदनी का वही एक जरिया था जिसको खत्म कर दिया गया है। मेरा बच्चा तो शहीद हो चुका है, मगर हम ये चाहते हैं कि गुनहगार जो पकड़े गए हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये एक बाप की बेबसी है, वो बाप जिसने अपने 24 साल के इंजीनियर बेटे की लाश को कंधा दिया। ये बाप पूछ रहा है कि आखिर उसका बेटा भीड़ के गुस्से, जुनून और पागलपन का शिकार क्यों बना? उसका कसूर क्या था? वो तो उस शहर में रहते थे जिसे सुरक्षित और विकसित माना जाता था। तब आखिर 1 जून को करीब 20 चेहरों ने मोहसिन को डंडों से इतना क्यों पीटा कि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया? नमाज पढ़कर लौटते हुए आखिर भीड़ ने उसे क्यों घेर लिया? आखिर वो चेहरे कौन थे? अभी 17 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है और अभी 5 लोग भी अरेस्ट करना जो निष्पन्न है उनको भी अरेस्ट करना बाकी है। ये सब हिंदू राष्ट्र सेना के लिए ये काम करते हैं। लेकिन दोपहर तक इस गुमनाम से संगठन का नाम पुलिस की जुबान से गायब हो चुका था। गिरफ्तारियां हुई थी, जांच जारी थी। There is no organization which is clearly visible. पुणे की फिजा पिछले 1 हफ्ते से गर्म है, जब से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शिवाजी और बाल ठाकरे की विवादित तस्वीरें सामने आईं। शहर में मारपीट और पथराव की घटनाएं हुई। अब तक 200 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि आखिर इस तनाव और मोहसिन पर हमले का कोई संबंध है? इस केस में जिस युवक का मृत्यु हो गया उसका कोई संबंध नहीं था, फिर भी उसे मारा गया। सवाल राजनेताओं से भी पूछे जा रहे हैं, आखिर पुणे की फिजा में ऐसी नफरत कहां से आ गई? और नेताओं और प्रशासन ने इसकी रोकथाम के लिए वक्त रहते कुछ किया क्यों नहीं? हालांकि इलाके के नए नवेले सांसद की नजर में मोहसिन की मौत का मामला उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मीडिया बना रहा है। नहीं, आप जितना सोचते उतना उधर का जो एटमॉस्फेयर है उतना खराब नहीं है, शांति है। हालांकि इस मामले ने एक घर का इकलौता कमाऊ पूत छीन लिया। इस वारदात ने इस परिवार को गहरे जख्म दिए हैं। ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या भारत आज भी मध्ययुगीन बर्बरता के प्रतीकों को जिंदा रखे हुए है? लोकतंत्र में आखिर ऐसे हिंसक भीड़तंत्र के लिए जगह कैसे बनाई जा सकती है? पुणे पुलिस के मुताबिक 1 हफ्ते में पुणे में जो भी घटनाएं घटी हैं उसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में संगठन के लोग एक छोटी मछलियां हैं। बड़ी मछलियां अभी भी पर्दे के पीछे काम कर रही हैं और पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं। पुणे से कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ विवेक गुप्ता, i7। आपने हमारी रिपोर्ट में देखा, मोहसिन हत्याकांड में पुलिस के बयान बदल रहे हैं। जो बात शुरुआती जांच में सामने आ रही थी अब वो नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये, आखिर क्या हुआ था 1 जून की रात 9 बजे? देखिए चश्मदीद की नजर से फाइल की गई ये खास रिपोर्ट। और मुझे पूरा बदन पे मतलब मार लगा हुआ है, पूरे बदन पे, हाथ पे, पैर पे। और उसके बाद मैं इतना डर गया कि मैं किसको बोलने की हालत में नहीं था। आधा घंटा तो मैं मेरे घर में भी नहीं गया, एक गली में था, गली के अंदर छुप कर बैठा कि वो लोग मेरे पीछे ना आए। ये इंसान छिप गया, शायद इसीलिए जिंदा बच गया। मोहसिन छिप ना पाया, इसीलिए मार डाला गया। ये कैसा आजाद मुल्क है जहां जान बचाने के लिए यूं सड़क पर दौड़कर छिपना पड़े? ये कैसा विकसित शहर है जहां चंद जुनूनी लोग खुलेआम सड़क पर एक इंसान को डंडों से बेरहमी से पीटते रहे और किसी ने उफ तक नहीं की? मोहसिन का ये दोस्त उस हमले का चश्मदीद है, चश्मदीद भी और पीड़ित भी। उसके मुताबिक जब मोहसिन को 20-25 लोग घेर कर पीट रहे थे तो वो वहीं से गुजर रहा था। भीड़ उसकी ओर भी लपकी।
मैं गली में से आ रहा था, अपने घर पे आ रहा था, तो उस वक्त मोहसिन शेख को उन्होंने मारा और उसके बाद में मेरे पीछे लग गए। क्या बोल रहे थे वो लोग? कुछ बातचीत हुई थी आपकी या झगड़ा हुआ था? नहीं, कभी कुछ नहीं, और मैंने उनको देखा भी नहीं और मुझे मालूम भी नहीं, वो यही के लोग, यहाँ के लोग भी नहीं थे। आखिर मोहसिन उस भीड़ का शिकार क्यों बना, इसका जवाब न पुलिस के पास है और न प्रशासन के पास। वैसे पुलिस ये जरूर बता रही है कि यह हमला सुनियोजित था, क्योंकि हमलावरों के हाथ में डंडों के साथ हॉकी और लोहे की रॉड भी थी। एक सवाल और भी, क्या इस हमले और कत्ल के पीछे फेसबुक पर डाली गई विवादित तस्वीरें थी, या सिर्फ इन तस्वीरों का बहाना बनाकर कोशिश पुणे का माहौल बिगाड़ने की थी? विवेक गुप्ता, पुणे, IBN 7। सवाल वही, आखिर मोहसिन को क्यों मारा गया? ये सवाल बार बार दिमाग में कौंध रहा है। आखिर उसका कसूर क्या था? इंडिया 9 बजे में ऐसे ही कुछ सवाल मैं उठाने जा रहा हूं। पहला सवाल, पुणे में पीट पीट कर हत्या, क्या भारत में भीड़ तंत्र बेलगाम होता जा रहा है? उसके साफ संकेत। दूसरा सवाल, हमें आलोचना बर्दाश्त नहीं है, क्या हम सहिष्णु नहीं रहे? क्या भारत में विरोध की संस्कृति अब खतरे में पड़ गई है? चौथा सवाल, हिंदू सेना जैसे कट्टरपंथी संगठनों पर बैन क्यों नहीं लगता? और पांचवा और आखिरी सवाल, क्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सेंसर की मांग उचित है? और इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, मुंबई में मौजूद हैं कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार, और मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अफसर रह चुके हैं, आजकल वकालत करते हैं, वाईपी सिंह। और वाईपी सिंह साहब, आपसे ही शुरू करूं, पुलिस के बयान भी लगातार बदल रहे हैं जो हम अपने रिपोर्ट्स में दिखा चुके हैं, तो क्या अब पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है या इस मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है कि पता ना लगे मोहसिन सादिक क्यों मारा गया? मेरे ख्याल से इसके दो कारण हैं। पहला, पुलिस अपनी विफलता छुपानी चाहती है, क्योंकि जब पहले भी फेसबुक में पोस्ट हो चुका है बाला साहब ठाकरे के लिए पालघर में, और ये विदित हो जाता है कि इस तरह के पोस्ट से लॉ एंड ऑर्डर के क्वेश्चंस निर्माण हो जाते हैं, और ये जब क्वेश्चन होते हैं तो पुलिस का एक इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो कि उनका एक ऑपरेशनल प्रोसीजर है, अपने आप एक्टिवेट हो जाने चाहिए, जिससे इस तरह के संदिग्ध लोगों के ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सके, उनसे बॉन्ड साइन कराया जा सके 107 CRPC में, या उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लिया जाए, और सड़क पे एक बहुत बड़ी एक व्यापक पेट्रोलिंग शुरू कर देनी चाहिए। इस तरह का कोई भी प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस ने नहीं किया, तो इसलिए उनको अपनी विफलता और अपनी जो उनकी अक्षमता छुपाने के लिए इस तरह के बहाने करने आवश्यक है। और साथ ही साथ एक तरह से ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन आता है कि जनरली इस तरह के केसेस को कम्युलर कलर न दिया जाए, और इसलिए भी हो सकता है कि पुलिस अपने बयान बार बार बदल रही हो। ये जो कम्युनल एंगल है, इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन प्रोफेसर आनंद कुमार, क्या भारत में भीड़ तंत्र अब हावी हो गया है कि वो बेलगाम है, 20 लोग कहीं इकट्ठे हो जाओ, किसी को सरेराह मार डालो, कुछ नहीं होने वाला है? नहीं, आज तो भारत माता रो रही है कि उसका एक होनहार बेटा गुंडों के हाथों मारा गया, जो अपनी तरफ से तो एक सामाजिक कर्तव्य पूरा कर रहे होंगे, किसी के सम्मान के लिए उन्होंने किसी की जान ले ली है, लेकिन ये माहौल तभी बनता है जब आबो हवा में पुलिस का डर न हो और नेताओं और गुंडों की रिश्तेदारियां बढ़ जाएं। पूना, रानाडे और तिलक का, और हुसैन दलवई और असगर अली इंजीनियर का कार्यक्षेत्र रहा है, और वहां अगर इतनी खराब हालत है कि 15-20 लोग लाठियों और रॉड से किसी को इस हद तक पीड़ित करें, उसकी जान ले लें, तो पूना के लिए नहीं, ये पूरे भारत के लिए खतरे की घंटी है। श्रीकांत शर्मा, मुझे ये बताइए, पुलिस पहले कहती है कि हिंदू राष्ट्र सेना नाम का एक संगठन, एक कट्टरपंथी संगठन है, उससे जुड़े लोगों ने मोहसिन की हत्या कर दी। फिर कहते हैं कि नहीं, कोई संगठन नहीं। अगर फर्ज करो मैं पुलिस की बात को फेस वैल्यू पर ले भी लूं, लेकिन जो ये कट्टरपंथी संगठन हैं, जितने भी हैं, क्या इन पर सख्ती से कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? निश्चित रूप से होनी चाहिए, और जिस तरह की घटना आज पुणे में हुई है बहुत निंदनीय है, और एक ऐसा कृत्य है, इसके लिए जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। भारतीय जनता पार्टी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है। वहीं दूसरी तरफ हम महाराष्ट्र सरकार से भी अपील करेंगे कि क्यों तो पुलिस ने बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के बयान दिया, और फिर क्यों पुलिस उस बयान से मुकरी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर कहीं ना कहीं देश की जनता स्पष्टता चाहती है। और पुणे ऐसा शहर है जहां
पूरे देश भर में लोग उसको एजुकेशन हब के रूप में जानते हैं। लाखों नौजवान लोग एजुकेशन के लिए पुणे की तरफ जाते हैं और तमाम वो माँ बाप जो अपने बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं आशंकित हैं कि भाई वहां मेरे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं हैं। संदीप, एक विकृत सोच है ये। देश के किसी भी कोने में इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो उन घटनाओं की कड़ी निंदा होनी चाहिए और ऐसे जो संगठन, चाहे कोई भी संगठन हो, किसी भी तरीके का संगठन हो, इस तरह के लोगों को कोई आजादी नहीं होनी चाहिए। बैन लगा देना चाहिए इस तरह का उनको पनिशमेंट मिले कि जिससे कि आगे कोई इस तरह की कार्रवाई करने से कहीं ना कहीं संकोच हो और भय हो। बैन लगा देना चाहिए ऐसे कट्टरपंथी संगठनों पर, वो कोई सी भी विचारधारा से जुड़े क्यों ना हो, इन पर बैन लगना चाहिए श्रीकांत। निश्चित रूप से कोई भी किसी भी संगठन का कोई मजहब को किसी भी मजहब में इस तरह की घटनाओं के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है कि आप एक अकेले आदमी पर 8 और 12 4 40 लोग इकट्ठा करके कहीं पर भी किसी भी देश के कहीं भी कोने में, चाहे वो ITO की घटना हो। आपको याद होगा संदीप, दिल्ली में आपने देखा होगा कि PCR पर किस तरह से हमला किया, ITO पे किस तरीके से ट्रैफिक जाम करके लोगों ने हमला किया। मतलब ये जो सोच, जो आप भीड़ तंत्र की बात करते हैं, इस भीड़ तंत्र को निरंकुश करने के लिए जो जिस तरह से पॉलिटिकल शेल्टर मिलता रहा है अब तक, वो नहीं मिलना चाहिए। और इस तरह के जो अपराधी तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो देश में और प्रदेश में और समाज में घृणा पैदा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जानबूझकर सांप्रदायिक फिजा जो है, जो माहौल है, उसे बिगाड़ने की भी कोशिश देखती हैं क्या प्रियंका आप? जो कुछ पुणे में हुआ और इसके संकेत मिल रहे थे, कार्रवाई कुछ नहीं की गई कि स्थिति को काबू में किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, ये जो कह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा कर काम करना, ये बिल्कुल जो ये घटना हुई है बिल्कुल सोची समझी साजिश हुई है, जहाँ पे मोहसिन सादिक एक विक्टिम बन गए। पर ये वहीं पे नहीं खत्म हो रहा था, यहाँ ये घटना और आगे बढ़ाने की कोशिश है। हमने इलेक्शन से पहले उत्तर प्रदेश में देखा कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर रायट्स में सोशल मीडिया का मिसयूज किया गया था, और फिर इस बार हम महाराष्ट्र में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन अभी दूर नहीं है, वहां पे हम देख रहे हैं कि इस तरीके का माहौल बनाने की। अब आप मेरी बात सुनिए जी, ये मैं आप देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि एक ये सोच बहुत स्पष्ट है कि एक सोच दिखा रहा है कि अगर किसी तरह का इंटॉलरेंस हुआ, किसी चीज का फेसबुक पे आपने किसी ने पोस्ट कर दिया, आप जाकर वायलेंट बन जाएं। बहुत शायद श्रीकांत जी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं कहूंगी ये कुछ संगठन ऐसे हैं जो एकदम स्लीपर सेल्स की तरह काम करते हैं। नहीं, कौन से संगठन है? आप गंभीर आरोप लगा रही हैं प्रियंका, आप नाम लीजिए। आप अगर हम गंभीर आरोप देख रहे लगा रही हैं, अच्छा मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, 15 लोग हैं जो अक्यूज माने गए हैं इस मौत में, जिसमें से 7 एक संगठन के भागीदारी हैं। उस संगठन के आप बार बार उसका नाम ले रहे थे, मैं फिर से बता दूं, हिंदू राष्ट्र सेना का नाम लिया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र सेना के कुछ 7 लोग जो पकड़े गए हैं वो हिंदू राष्ट्र सेना से जुड़े हुए थे। तो बहुत स्पष्ट है कि एक माहौल बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, और मैं यहाँ पे महाराष्ट्र शासन की तारीफ करूंगी कि उन्होंने यूपी की सरकार की तरह बेबस नहीं है, उन्होंने लोगों को पकड़ा और उनको कोर्ट में पेश किया, और बाकी जो 5 एब्सकॉन्डिंग है उनको भी पकड़ने में बिल्कुल जुटी हुई है, और महाराष्ट्र पुलिस भी जुटी हुई है। तो इसमें अगर YP सिंह ये कहेंगे कि वो नाकामी है, मैं कहूंगी कि उन्हें ये माहौल और स्प्रेड किया जा सकता था महाराष्ट्र में, ये माहौल और बिगड़ सकता था, उसको काबू में लाए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो देखना जरूरी है कि आज ये संगठन क्यों इतने ज्यादा मिलिटेंट हो गए हैं और इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं, और सोशल मीडिया का इस तरीके से मिसयूज हो रहा है। यहां पर श्रीकांत, आरोप आप पर लग रहे हैं, मेरा सीधा सवाल ये है, अभी पुलिस के बयान की हमने रिपोर्ट इसीलिए तफसील से दूसरी रिपोर्ट भी दिखाई, पुलिस अपना बयान बदल रही है कि हिंदू राष्ट्र सेना इन्वॉल्व है या नहीं। मेरा सवाल बड़ा लिमिटेड है श्रीकांत, क्या हिंदू राष्ट्र सेना का संघ परिवार से कोई लेना देना है? देखिए संदीप, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये कांग्रेस की बहुत पुरानी सोच है, और इस सोच की वजह से ही आज देश के हालात ऐसे हैं कि लोकसभा में ये अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन सकते। अपने निकम्मेपन के लिए हमेशा संघ परिवार भाजपा पर दोषारोपण करना। भाई, कानून व्यवस्था आपका काम है, आपकी स्टेट में 15 साल से सरकार है, कैबिनेट में आप बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, मैंने आपको बीच में नहीं रोका है, आप सुन लीजिए, आप सुनने का पेशेंस रखिए। आरोप लगाया है तो उसका जवाब भी सुन लीजिए, आरोप लगाया तो जवाब भी सुनिए। अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए भाजपा पर आरोप लगाना बंद करिए। इस देश के गृह मंत्री ने माफी मांगी थी जब उन्होंने हिंदू आतंकवाद का नाम लिया था।
अपना होमवर्क पूरा करिए। कानून व्यवस्था आपका काम है, राज्य में आपकी सरकार है। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको पनिशमेंट दीजिए। देखिए, हम तू मैं नहीं करेंगे श्रीकांत, तू मैं नहीं करेंगे। सवाल बड़ा सीधा है आपसे, क्या हिंदू राष्ट्र सेना का कोई ताल्लुक है संघ परिवार से? इस तरह के किसी भी कृत्य करने वाले से भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं, संघ परिवार का कोई मतलब नहीं। और जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि अब महाराष्ट्र का चुनाव है, चुनाव गुड गवर्नेंस पर ना हो, इस तरह की हरकतें करना, एक तो हत्या कहीं हुई है उसका आरोप हमारे ऊपर लगाना, ये बहुत निकृष्ट सोच है। और इसी सोच की वजह से आज कांग्रेस बहुत निचले स्तर पर आ गई है। इनको लगता है मुझे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो अपराधी है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। जो जघन्य हत्या कर रहे हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है। उनको किसी के साथ जोड़ना और पूरे परिवार को, पूरे संगठन को आरोपी बनाना, मैं मानता हूं इस सोच से कांग्रेस को बाहर आना चाहिए। आपका रिस्पांस 30 सेकंड है आपके पास, मुझे बाकी 2 मेहमानों पे भी जाना। 30 सेकंड में उनको जवाब दूंगी। मैंने श्रीकांत शर्मा जी से पहले बता दूं कि श्रीकांत जी, ना ही मैंने बीजेपी का नाम लिया है, ना ही मैंने कहीं आरएसएस का नाम लिया है। हिंदू राष्ट्र सेना के 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूं। अगर आपको उसमें कोई गिल्ट फीलिंग महसूस हो रही हो, उसका कांग्रेस से नहीं जोड़िए। दूसरी बात, अगर आप बात कर रहे हैं कि जी, मैं अगर जैसे मोहम्मद कासिमी के लोगों के साथ आपको जोड़कर बात करूं, तो ये कोई राजनीति नहीं है। कैबिनेट में बैठे हैं, वो भी देश से छुपा नहीं है। संजीव बलियान मुजफ्फर रायत में रायत अक्यूज्ड हैं और आज वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, वो भी देश से छुपा नहीं है। तो देखिए, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ मत बोलिए, झूठ मत कीजिए, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। माफ कीजिए, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। फिर मैं HKL भगत और साथ साथ जगदीश टाइटलर वगैरह वगैरह बहुत से नाम लेने पड़ेंगे और विषयांतर हो जाएंगे। मेरा सवाल YP सिंह साहब आपसे है, क्योंकि आप पुलिस अधिकारी भी रह चुके हैं और अब जाने माने वकील भी हैं। ये जो न्यू मीडिया आया है, ये जो सोशल मीडिया आया है, इसको लेकर सेंसरशिप की बात उठती थी, हम ही लोग बहुत हो हल्ला करते थे। लेकिन क्या अब जांच अधिकारियों को, जांच एजेंसियों को, पुलिस तंत्र को अब सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं इन पर भी अपनी निगाह पैनी करनी होगी? और क्या हमें कुछ सख्त कानून और लागू करने पर सोचना होगा? मेरे ख्याल से कानून पहले से ही काफी पर्याप्त है। यदि अभिव्यक्ति के किसी की फ्रीडम को इस तरह से वॉच से रोका जाए, ये भी जो है हमारे जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कानून बहुत सारे हैं, डेफेमेशन का कानून है, IT एक्ट में कानून है कि आप गलत चीजें नहीं, इस तरह की ऑफेंसिव चीजें नहीं पोस्ट कर सकते हैं। 295 इंडियन पीनल कोड है, रिलीजियस भावनाओं को नहीं किसी को खराब कर सकते। 153A है, इसमें भी दोनों ग्रुप्स में कोई दुश्मनी नहीं कर सकते हैं। तो कानून पहले से ही पर्याप्त है, लेकिन आवश्यक है उस पर वॉच रखने की। वॉच के साथ साथ इंटेलिजेंस जो है इसको देखने की, क्योंकि ये चीज पनपने ही नहीं देना चाहिए। चुनाव आ रहे हैं, चीजें सेंसिटिव हैं, हर पार्टी इस तरह के कम्युनल पैशंस को बढ़ा के कुछ न कुछ अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयत्न करेगी। और ऐसी परिस्थिति में पुलिस जो है एक न्यूट्रल एंटिटी होने के साथ उसको एक बड़ी पैनी नजर रखनी चाहिए, ये देखने के लिए कि कौन मिसचिफ कर सकता है। और यदि ये इंटेलिजेंस गैदरिंग इनका एफिशिएंट है तो कोई भी व्यक्ति इस तरह से ऑर्गेनाइज करने के पहले ही जो है पुलिस उसको पकड़ सकती है, उसको रोक सकती है, प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती है। घटना होने के बाद ये बोलते हैं कि हमने 101 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट में किया, लेकिन घटना होने के पहले आपका काम था कि आप कम से कम 10-20 लोगों को भी प्रिवेंटिव अरेस्ट कर देते, तो बाकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी इस तरह के कानून अपने हाथ में लेने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रोक लगाना डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन पुलिस को जो इस तरह के ऑफेंसिव अभिव्यक्ति के लिए पहले से ही कानून है, उन कानूनों का कारगर ढंग से उनको जो है एक इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों में पुलिस जो है ठीक से काम नहीं कर पा रही है और इसलिए कानून और सख्त करने की बात करती है। बिल्कुल, हमें लगता है कि मुजफ्फरनगर दंगों से भी देश के बाकी राज्यों की पुलिस ने कुछ सीखा नहीं है। वो दंगा भी इसी तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट्स का दुरुपयोग करके भड़का था। प्रोफेसर आनंद कुमार, आखिरी सवाल आपसे, क्या विरोध हम सह नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? क्या हम अब एक ऐसी राह पर चल पड़े हैं कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम उस राह पर चल पड़े हैं? हमारे देश में तो शास्त्रार्थ की एक परंपरा थी, वो गौण हो गई है क्या, वो खत्म हो गई है क्या? नहीं, आपका ये संदेह बहुत वाजिब है, क्योंकि हमारे राजनीतिक जमातों में कार्यकर्ताओं का जनतांत्रिक राजनीति के लिए प्रशिक्षण बंद सा होता जा रहा है। अपने नेताओं के सम्मान की रक्षा के कथाकथित कर्तव्य को पूरा करने के लिए
कुल एक ही रास्ता है, हुल्लड़ और दंगा, और ये संसद से शुरू होता है और जाता है नीचे तक, मोहल्ले की और गांव की इकाई तक। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में एक लक्ष्मण रेखा की जो जरूरत है वो लगातार मिटती जा रही है। और इसीलिए जब हम देखते हैं कहीं कोई आलोचना का स्वर, खास तौर पर उनका जिनको अपनी दबंगई पर गुमान है और जो हिंसा को अपनी राजनीतिक एक संस्कृति का जरूरी हिस्सा मानते हैं, शठम शाठ्य समाचरित की बात बोलते हैं, उनके यहाँ से इस तरह की बातें होना बहुत स्वाभाविक और एक तरह से हमेशा एक जरूरी हिस्सा रहता है। ये आतंक और दबाव के जरिए अपने प्रतिपक्षी के संवाद की चुनौती को टालते हैं। और इस समय मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसी बातें हैं जैसे हिंदू राष्ट्र सेना और ऐसे ही कई नाम लेकर के हिंदू जोड़ दीजिए, सेना जोड़ दीजिए, मुस्लिम जोड़ दीजिए, सेना जोड़ दीजिए, और फिर आप पूरे समाज के ठेकेदार और दावेदार बन जाते हैं। बिल्कुल, इसकी निगरानी होनी चाहिए, इसकी निगरानी होनी चाहिए। ये समाज के लिए भी, हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है। अगर हमें एक बेहतर भारत, एक मजबूत भारत बनाना है तो ऐसी जो ताकतें हैं जो जहर बोना चाहती हैं हमारे समाज में, उनको हमें हाशिए पर धकेलना होगा। ना सिर्फ धकेलना होगा बल्कि सख्त कार्रवाई भी इनके खिलाफ होनी चाहिए, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। प्रियंका आपका, श्रीकांत आपका, वाईपी सिंह जी और प्रोफेसर आनंद कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया।